मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित विधेयक को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए समय सीमा तय की। इसका संदर्भ क्या है? राज्य विधानमंडल में लंबे समय से हो रही है देरी पर चिंता के मैनेजर सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित विधेयकों के समय राष्ट्रपति की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए। अनुच्छेद 201 का प्रावधान क्या है? जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की समीक्षा के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति को या तो उस पर सहमति देनी होती है या फिर अस्वीकार करना होता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सहमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है। पहले कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी जिससे विधेयकों को अनिश्चित एवं अनिश्चित स्थगन में लंबित रखा जाता था। राष्ट्रपति के द्वारा अकारण देरी गैर मनमानी के सिद्धांत का उल्लंघन करती है और विधायिक प्रक्रिया में बाधा डालती है। राष्ट्रपति के पास राज्य के कानून को अपनी इच्छा अनुसार वीटो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अनिवार्य 3 महीने की अवधि। किसी भी आरक्षित विधेयक पर निर्णय राज्यपाल द्वारा उसे भेजे जाने के 3 महीने के भीतर दिया जाना चाहिए। 3 महीने के से अधिक समय के लिए किसी भी विस्तार के लिए राष्ट्रपति को राज्य सरकार को लिखित कारण बताना होगा। सहमति न देने का आधार। किसी भी विधेयक पर असहमति का आधार ठोस और विशिष्ट होना चाहिए, स्वेच्छाचारी तरीके से नहीं होना चाहिए। निष्क्रियता का उपाय। यदि राष्ट्रपति निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने में विफल रहते हैं तो राज्य सर्वोच्च न्यायालय में आदेश याचिका दायर कर निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकता है। अनुच्छेद 143 का परामर्श क्या है? परामर्शात्मक संदर्भ है। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिक होने की संभावना का हवाला देते हुए सुरक्षित रख लेता है तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यद्यपि बाध्य नहीं किया जाता, जिसके पास उच्च प्रेरक अधिकार होता है। राज्यपाल के पुनः अनुमोदन दायित्व से अंतर। राज्यपाल के विपरीत जिसे विधेयक को 2 बार पारित होने पर पुनः स्वीकृति देनी होती है, लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत किसी भी ऐसी दोबारा पारित होने की अनिवार्यता से बाध्य नहीं है। अर्थात आप विधानसभा से कितना भी पारित हो जाए, राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यता नहीं होता है कि वो उसे स्वीकार ही कर ले। सहायक उदाहरण एवं निर्देश। गृह मंत्रालय ने 2016 के ज्ञापन आश्वासन दिया गया जिसमें निर्णय लेने के लिए 3 महीने की अवधि निर्धारित की गई थी। आरक्षित विधेयकों पर नियत समय में निर्धारण के लिए सरकारी आयोग 1988, पूंछी आयोग 2010 की सिफारिशों को दोहराया गया है। दूसरा टॉपिक है राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। राज्यपालों और राज्य मंत्रिमंडलों के बीच बार बार गतिरोध के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर विचार करते समय राज्यपालों द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले सीमित विवेक पर निर्णायक फैसला सुनाया है। इसका पृष्ठभूमि क्या है? तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 एक केस है। मामले में राज्यपाल ने अनिर्दिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए 10 अलग अलग विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोक दी थी। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा इन विधेयकों को पुनः पारित करने के बाद राज्यपाल ने इन्हें मंजूरी नहीं दी, न ही टिप्पणी के साथ वापस लौटाया, बल्कि इन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लिया, जिससे विवाद शुरू हुआ। राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है? राज्यपाल ने न्यायालय ने माना है कि पुनः अधिनियमित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना कानूनी रूप से गलत है। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है। ये विधेयकों को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल के पास
अनुच्छेद 200 के तहत पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो का अभाव है। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां संविधान स्पष्ट रूप से विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किए गए हों। राज्यपालों के लिए निर्धारित समय सीमा। नए पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए 1 महीने का समय है। नए पारित विधेयकों पर निर्णय के लिए 1 महीना का समय। यदि राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह के विरुद्ध कार्य करने की नियत रखते हैं तो 3 महीने का समय है। विधायी पुनः विचार के बाद पुनः प्रस्तुत विधेयकों पर विचार करने के लिए 1 माह का समय है। नया रहेगा तो 1 महीने और मंत्रिमंडल के सलाह के विरुद्ध कार्य करना रहेगा तो 3 महीने और पुनः विचार कर दे दिया जाए तो 1 महीने का समय रहेगा। राज्य विधेयकों के संबंध में संवैधानिक शक्तियाँ राज्यपाल के पास क्या है? अनुच्छेद 200 के तहत स्वीकृति प्रदान करना, इससे कानून बन जाएगा। स्वीकृति रोकना, कानून बनाने से इनकार करना। पुनः विचार के लिए वापस करना, इससे विधानमंडल में वापस भेजा जाएगा। राष्ट्रीय महत्व व केंद्रीय कानूनों के साथ संभावित टकराव के मामले में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। और अनुच्छेद 201 के तहत क्या है? यदि विधेयक आरक्षित हो तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने या रोकने का निर्णय ले सकता है। गैर धन विधेयकों को रोककर उसे विधानमंडल द्वारा 6 माह के भीतर पुनः पारित करने के लिए वापस भेजा जा सकता है। अनुच्छेद 207 राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के शक्ति के प्रयोग पर प्रमुख चिंताएं क्या क्या हैं? पहला है निष्पक्षता। केंद्र की ओर रुझान रखने वाले राज्यपालों ने कभी कभी राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ काम किया है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश 2016 में, जहां बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बर्खास्त सरकार को बहाल किया था। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। फ्लोर टेस्ट के बिना राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा, जैसे उत्तराखंड में 2016 में। राजनीतिक रूप से प्रेरित हस्तक्षेपों के बारे में चिंता जताई। अतिक्रमण। 2023 में दिल्ली में नौकरशाही गतिरोध जैसे विवाद राज्यपालों द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में अतिक्रमण को दर्शाते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उनकी भूमिका ने कुलपति की नियुक्तियों को लेकर कानूनी लड़ाई को भी जन्म दिया है। जवाबदेही का अंतर। केंद्र सरकार की इच्छा अनुसार नियुक्त और पदच्युत किए जाने वाले राज्यपालों को सीधे महाभियोग का सामना नहीं करना पड़ता है, जिससे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार पर जांच सीमित हो जाती है। तीसरा टॉपिक है तटीय नौवहन विधेयक एवं विमान वस्तु हित संरक्षण विधेयक। इसका संदर्भ क्या है? विमानन वित्त पोषण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और घरेलू कानून को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए संसद ने विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के विमान पट्टे तथा वित्तीय ढांचे को केप टाउन कन्वेंशन 2001 द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? तो पहला प्रावधान है अंतर्राष्ट्रीय संधियों की सर्वोच्चता। यह सुनिश्चित करता है कि विसंगतियों के मामले में केप टाउन कन्वेंशन और एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल दिवाला और दिवालियापन संहिता जैसे प्रावधान को नज़रअंदाज कर दे। मध्यस्थता तंत्र वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप विवाद समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की अनुमति देता है। स्वचालित प्रभाव यह भारत के 2008 में शामिल होने के बाद के अंतराल को भारत है संधि सुरक्षा को लागू करने योग्य बनाता है। उच्च पट्टा प्रीमियम और गो पक्ष दिवालियापन के दौरान उजागर हुई अनिश्चितताओं को संदर्भित करता है। उसका दायरा इसमें एयरफ्रेम, इंजन, हेलीकॉप्टर, अन्य उच्च मूल्य वाली विमानन परिसंपत्तियां शामिल है, जैसा कि विमान प्रोटोकॉल में परिभाषित किया गया है। सुव्यवस्थित पुनः कब्जा
यह पट्टाधारकों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना चूक होने पर उपकरण पुनः अधिग्रहण करने का अधिकार देता है, जिससे परिसंपत्तियों की वसूली में तेजी आता है। बेहतर अनुपालन। भारत की केप टाउन कन्वेंशन इंडेक्स रेटिंग में वृद्धि, जिससे किराए लागत में संभावित रूप से 8 से 10% की कमी आएगी। भारत के विमानन क्षेत्र की स्थिति। विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है। दक्षिण एशिया के 69% हवाई यातायात को संभालता है और सुगम बनाता है। 300 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में 5% का योगदान 7.7 मिलियन नौकरियों का सृजन करता है। 53.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनकम उत्पन्न करता है। परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है। 2047 तक 350 से 400 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विमानों की आवाजाही 3.85% की CAGR से बढ़ी है। कई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों जैसे बागडोगरा, देहरादून का विकास किया जा रहा है। चौथा टॉपिक है वक्फ संशोधन अधिनियम। इसका संदर्भ क्या है? संसद ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिनियमित किया है। राष्ट्रपति ने भी इसे स्वीकृति दे दी है ताकि नियामक निगरानी को बढ़ाया जा सके और प्रशासन में सुधार किया जा सके और वक्फ बंदोबस्ती से संबंधित विवादों को सुलझाया जा सके। चर्चा में क्यों है? वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ अधिनियम 1995 को अद्यतन करता है तथा सरकार को वक्फ संपत्तियों को नियमित करने तथा उनसे संबंधित मतभेदों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, परिभाषाओं को परिष्कृत करना, पंजीकरण को सरल बनाना और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग का लाभ उठाना। वक्फ क्या है? वक्फ एक मुसलमान द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य को दी गई एक अविभाज्य निधि है, जैसे मस्जिद, मदरसे, अस्पताल आदि, जिसे बेचा नहीं जा सकता, उपहार या विरासत में नहीं दिया जा सकता या गिरवी नहीं रखा जा सकता है। वक्फ बोर्ड और 1995 अधिनियम क्या है? वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय है, जिनकी स्थापना 1995 के तहत हुआ है। वक्फ परिसंपत्तियों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और सुरक्षा के लिए की गई है तथा इनका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। 1925 अधिनियम का प्रमुख प्रावधान क्या है? तो पहला है ट्रस्टों का पृथकीकरण। पहला क्या है? ट्रस्टों का पृथकीकरण। किसी भी कानून के तहत मुस्लिम द्वारा बनाए गए ट्रस्टों को वक्फ वर्गीकरण से बाहर रखा जाता है, जिससे व्यक्तिगत नियंत्रण सुरक्षित रहता है। समर्पण हेतु पात्रता क्या होना चाहिए? केवल धार्मिक निष्ठावान मुस्लिम न्यूनतम 5 वर्ष ही संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर सकते हैं। मौजूदा पंजीकरण तब तक बने रहते हैं जब तक विवाद न हो। महिलाओं की सुरक्षा। लाभार्थियों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथों सहित किसी भी वक्फ समर्पण से पहले अपनी विरासत प्राप्त करनी होगी। मनमाने दावों का उन्मूलन। 1995 का अधिनियम की धारा 40, जो बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की अनुमति देती थी, को निरस्त कर दिया गया। वक्फ न्यायाधिकरण। इसमें एक जिला न्यायाधीश, एक सचिव स्तर का अधिकारी और एक मुस्लिम कानून विशेषज्ञ शामिल होते हैं। 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। योगदान में कमी। दान के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु वक्फ आय पर अनिवार्य बोर्ड शुल्क को 7% से घटाकर 5% कर दिया गया। लेखपाल सुधार। लेखा परीक्षा सुधार। 1 लाख से अधिक वार्षिक प्राप्ति वाली संस्थाओं को राज्य द्वारा नियुक्त वित्तीय जांच से गुजरना होगा। डिजिटल पोर्टल। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच मुतवल्लियों को
विवरण अपलोड करना होगा। समावेशी प्रतिनिधित्व, बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य, मुस्लिम समुदाय से कम 2 महिलाएं, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खान और ओबीसी समूहों का प्रतिनिधित्व शामिल होगा। परिसीमा अधिनियम के प्रायोज्यता, वक्फ विवाद और लंबी मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 के अधीन है। संशोधन की आवश्यकता क्यों है? शाश्वतता सिद्धांत, एक बार वक्फ हमेशा वक्फ के कारण जटिल स्वामित्व विवाद उत्पन्न हुए। उदाहरण के लिए बेट द्वारकादीप का दावा, कुप्रबंधन एवं अतिक्रमण। 1995 का ढांचा भूमि हड़पने और अकुशल प्रशासन को रोकने में विफल रहा। अपील का अभाव, मूल अधिनियम में वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी गई थी। धारा 40 का दुरुपयोग, निजी भूमि को मनमाने ढंग से वक्फ घोषित कर दिया गया, जिससे कानूनी लड़ाइयाँ शुरू हुई, जैसे केरल भूमि विवाद। इसका आलोचना क्या है? चिंता या आलोचना, सरकारी अतिक्रमण अधिनियम वक्फ की स्थिति निर्धारित करने की शक्ति सरकारी अधिकारियों को सौंपता है, जिससे बोर्ड की स्वायत्तता कम हो जाती है। प्रतिनिधित्व में कमी, बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने से समुदाय के अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अनुच्छेद 26 के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। परिभाषा अस्पष्ट, अभ्यास करने वाले मुस्लिम पर अस्पष्टता की कमी से व्याख्या संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाना, दीर्घकालिक धार्मिक उपयोग के माध्यम से संपत्तियों की मान्यता को समाप्त करने से कई पारंपरिक स्थलों से उनकी स्थिति समाप्त होने का खतरा। पांचवा टॉपिक है दल विरोधी मामलों में निर्णय में देरी। इसका संदर्भ क्या है? हाल में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने स्पष्ट किया है कि जब विधानसभा अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी याचिकाओं पर निर्णय को अनुचित रूप से स्थगित करता है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। 10वीं अनुसूची के तहत विधानसभा अध्यक्ष, दल बदल विरोधी कानून क्या है? 1985 में 52वें संशोधन के माध्यम से अधिनियमित सांसदों और विधायकों के द्वारा अवसरवादी बदलावों को रोकने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें अयोग्यता का आधार क्या है? पार्टी सदस्य, स्वेच्छा से पार्टी की संबद्धता त्यागना या बिना अनुमति के पार्टी व्हिप का उल्लंघन करना, 15 दिनों के भीतर बिना किसी छूट के। निर्दलीय, चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल होने पर अयोग्य हो जाते हैं। मनोनीत सदस्य, नियुक्ति के 6 महीने बाद पार्टी को सदस्य बनना। नियुक्ति के 6 महीने के बाद अगर पार्टी का सदस्य बनता है तो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। अध्यक्ष की भूमिका इस पर क्या होता है? दल बदलू विधायकों की स्थिति पर निर्णय लेने के लिए एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, लेकिन कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जाती, जिसके कारण प्राय विलंबित होता है। अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं। अपवाद, अपनी निष्पक्ष गरिमा को बनाए रखने के लिए अपनी पार्टी को छोड़ते या अपने उसमें शामिल होते समय अध्यक्ष को अध्यक्षता से छूट प्राप्त है। अध्यक्ष को इस सब से छूट प्राप्त है। विलय खंड, यदि किसी पार्टी के 2/3 विधायक विलय के लिए सहमत हो जाते हैं तो अयोग्यता से बच जाते हैं।
न्यायिक सशक्तिकरण। अनुच्छेद 142। सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश जारी करने का अधिकार देता है, जिसमें संवैधानिक निकायों को उचित समय सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य करना भी शामिल है। एल चंद्र कुमार 1997। अध्यक्ष के कार्य को न्यायाधिकरण के समान माना गया तथा उनके आदेशों को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीश की तरह न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया गया। दल बदल पर ऐतिहासिक निर्णय कौन कौन से हैं? कियोतो होलोहान 1992। 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन पुष्टि की कि यह न्यायिक जांच के अधीन है। रवि एस नाइक 1994। स्पष्ट किया कि स्वैच्छिक रूप से सदस्यता छोड़ना आचरण से माना जा सकता है, न कि केवल लिखित त्याग पत्र से। कैसम मेघचंद्र सिंह 2020। निर्देश दिया गया कि दल बदल याचिकाओं को उचित अवधि के भीतर आदर्श रूप में 3 महीने के भीतर हल किया जाना चाहिए। लंबे समय तक स्पीकर की निष्क्रियता का प्रभाव। लोकतंत्र का क्षरण होता है, राजनीतिक नैतिकता में गिरावट आती है, शासन में व्यवधान होता है, चुनावी जवाबदेही सत्तारूढ़ पार्टी को इससे लाभ मिलता है। छठा टॉपिक है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024। इसका संदर्भ क्या है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पाई ने PLFS 2024 प्रकाशित किया, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारत के श्रम बाजार का अध्ययन विवरण प्रस्तुत करता है। PLFS 2024 का मुख्य निष्कर्ष क्या है? वर्तमान साप्ताहिक स्थिति क्या है? श्रम बल भागीदारी दर पुरुष LFPR कितना है? 74.3 से बढ़कर 75.6 हो गया, जबकि शहरों में महिला LPR 25.25 से बढ़कर 25.8 हो गई, जिससे समग्र शहरी LFPR बढ़कर 51% हो गई। अखिल भारतीय LFPR 56.2% पर स्थिर रही है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR। शहरी WPR 47% से बढ़कर 47.6 हो गया, जबकि राष्ट्रव्यापी WPR 53.5% पर मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा। बेरोजगारी दर। ग्रामीण UR 3.4% से घटकर 4.2% हो गई। शहरी क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी में मामूली वृद्धि हुई है, महिला बेरोजगारी में कमी आई है, जिससे संयुक्त शहरी UR 6.7 पर बनी रही। कुल मिलाकर भारत का UR 5.0 से थोड़ी कम होकर 4.9 हो गई है। प्रमुख एवं सहायक स्थिति। LFPR। राष्ट्रीय LFPR में 59.8% से 59.6 तक मामूली गिरावट देखी गई है। WPR। देशव्यापी WPR 58% से घटकर 57.7% हो गई, जो रोजगार में मामूली गिरावट को संकेत है। बेरोजगारी दर। अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 3.1% से बढ़कर 3.2% हो गई, जिसमें क्षेत्रीय विशेष के आधार पर बेरोजगारी दरों में भिन्नताएं रही हैं। भारत के में श्रम शक्ति के संबंध में चिंताएं। लैगिंग असमानता। रोजगार में स्थिरता। LFPR और WPR में वर्ष दर वर्ष न्यूनतम बदलाव रोजगार सृजन में सुस्ती तथा आर्थिक विकास और रोजगार वृद्धि के बीच अंतर का संकेत देते हैं। युवा बेरोजगारी, कम उत्पादकता, ग्रामीण अल्प रोजगार, सातवां टॉपिक है ऋण मैट्रिक्स।
इसका संदर्भ क्या है? जून 2021 में घरेलू उधारी जीडीपी के 36.6% से बढ़कर 2024 तक 42.9% हो जाने के साथ भारत के ऋण संकेतकों जैसे ऋण जीडीपी अनुपात, सार्वजनिक ऋण, आंतरिक बनाम बाहरी ऋण पर करीब से नज़र डालना अनिवार्य हो जाता है। चर्चा में क्यों रहा? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में घरेलू ऋण का हिस्सा बढ़कर 42.9% हो गया, जो व्यापक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह प्रवृत्ति महत्वपूर्ण ऋण मानदंडों की निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जिसमें ऋण जीडीपी अनुपात, सार्वजनिक देयता, घरेलू तथा विदेशी उधार के बीच संतुलन शामिल है। प्रमुख ऋण मैट्रिक्स क्या है? ऋण जीडीपी अनुपात। पहला, यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले उसके कुल ऋण के अनुपात को मापता है, जो उसके दायित्व को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। उच्च अनुपात का अर्थ है राजकोषीय स्थिरता पर दबाव हो सकता है, जबकि यदि विकास मजबूत बना रहे तो मध्यम अनुपात प्रबंधनीय है। भारत की केंद्र सरकार 2024-25 में 57.1% और 2025-26 56.1% अनुमानित, 2030-31 तक इसे 50 ±1% करने का लक्ष्य है। राज्य सरकारें कुल सार्वजनिक ऋण में लगभग 1/3 का योगदान देती है तथा 2014-15 से 2019-20 के दौरान इसमें 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक ऋण, इसमें सरकार द्वारा अपनी राजकोषीय और विकासात्मक गतिविधियों को वित्त पोषण हेतु वहन की गई सभी देनदारियां शामिल हैं। भारत की संचित निधि से चुकाई गई राशि में आंतरिक और बाह्य उधार शामिल है। संवैधानिक आधार क्या है इसका? अनुच्छेद 292। संघ को संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर इस निधि से उधार लेने की अनुमति है। और वह क्या है? संचित निधि ऋण, जी-सेक, टी-बिल जैसे बाजार उधार, सार्वजनिक खाता देयता है, भविष्य निधि और लघु बचत जैसी देयता है। आंतरिक बनाम बाह्य ऋण, आंतरिक ऋण क्या होता है? भारत के भीतर जुटाया गया भारतीय रुपये में मूल्यांकित केंद्र के सार्वजनिक ऋण का 93% से अधिक का हिस्सा। इसमें विपणन योग्य जी-सेक, टी-बिल और गैर विपणन योग्य विशेष प्रवृत्तियाँ दोनों शामिल हैं। बाह्य ऋण क्या होता है? विदेशी सरकारों, बहुपक्षीय संस्थाओं और विदेशी निवेशकों को देय, आमतौर पर विदेशी मुद्राओं में। सितंबर 2024 तक सकल घरेलू उत्पाद का 19.4%। ऋण प्रबंधन के लिए प्रमुख प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 292 और 93। अनुच्छेद 292 में क्या है? संघ को संसदीय सीमाओं के अधीन भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 293 क्या है? राज्य को केंद्र की पूर्व सहमति से अपनी संचित निधि से घरेलू स्तर पर उधार लेने की अनुमति देता है, यदि संघ के प्रति मौजूदा देनदारियां बनी रहती है। आरबीआई अधिनियम 1934, भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक ऋण संभालने का अधिकार दिया गया। FRBM एक्ट 2003, व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए घाटे को सीमित करके पारदर्शिता बढ़ाकर और समय पर रिपोर्टिंग लागू करके राजकोषीय अनुशासन स्थापित करता है। तो आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट कल अपलोड होगा।